Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is YK रस्तोगी। आज हम यूपी आरवीएनएल में जो वैकेंसीज आई हैं उन वैकेंसीज के डिटेल्ड नोटिफिकेशन को एक बार एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है एज लिमिट और किस तरह से आप इस एग्जाम को आगे परस्यू करेंगे, उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो एग्जाम है उसका नाम क्या है और किस विभाग ने इस वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो यूपी आरवीयूएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कॉरपोरेशन की वैकेंसी है। कॉरपोरेशन जो है वो सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। अंडरटेकिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं, बट जॉब जो होती है वो फुली गवर्नमेंट होती हैं। जो आपको पे मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है, बट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट एक ऑफिसर, एक डायरेक्टर बनाता है इसके लिए। और कॉरपोरेशन हमेशा जो है वो गवर्नमेंट से हट के अपनी अलग वैकेंसीज निकालता है। ठीक है, तो यहां पर जो वैकेंसीज निकाली हैं वो मेनली इलेक्ट्रिकल की हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए, और मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं। काफी समय के बाद में निगम ने इस बार जो है मैकेनिकल की वैकेंसीज निकाली हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। काफी समय से लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे निगम की वैकेंसीज के लिए। मैकेनिकल की जो वैकेंसी है वो काफी समय के बाद आई है। तो देखते हैं सबसे पहले कि कितनी वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल में जो वैकेंसीज हैं वो 78 वैकेंसीज निकली हैं जेई के लिए, और 69 वैकेंसीज जो हैं वो इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 39 वैकेंसीज हैं, और कंप्यूटर के लिए भी 10 वैकेंसीज हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 196 हैं, डिफरेंट, जिसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 196 हैं। डिफरेंट टाइप से इसमें जो है आपका रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन इस बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इसमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, यूपी स्टेट में जेई के लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स ही जो है वो एप्लीकेबल है। तो डिप्लोमा के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस वैकेंसी के अगेंस्ट में बीटेक अप्लाई नहीं कर सकता है और हायर क्वालिफिकेशंस के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। डिप्लोमा होल्डर्स जो है वो अच्छे से मन लगाकर इस एग्जाम की तैयारी करें, और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके कंपटीशन में हायर क्वालिफिकेशन के लोग नहीं हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। जैसे एसएससी जेई में होता है, बीटेक भी अप्लाई कर सकता है और हायर क्वालिफिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर कॉर्पोरेशन है और यूपी में स्पेशली जो है जेई की वैकेंसीज के अगेंस्ट में बीटेक या हायर क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है डिप्लोमा। बट आपको ध्यान देना है कि जो अगर आपने डिप्लोमा डिस्टेंस से किया हुआ है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से किया हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं है। एक चीज और मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, मतलब जिन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, वे ही सिर्फ एलिजिबल हैं। जिनका अभी परसू है, जो थर्ड ईयर में है या अपने 6th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में है, वो लोग इस वैकेंसीज के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा जो मास है वो हट जाएगा, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है। तो जो पास आउट डिप्लोमा है उनके लिए बहुत अच्छी जो है ये वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम इस बारे में बात करें, ठीक है, तो उसमें एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो 18 ईयर्स आपको पता है कि मिनिमम एज लिमिट होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और जो मैक्सिमम है वो 40 ईयर्स तक है। तो काफी बड़ा स्पैन है। ठीक है, बाकी एज लिमिट में भी एज पर जो भी उनकी रिलैक्सेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि क्या फीस है। तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए जो फीस रखा गया है, आपको पता है कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन हमेशा फीस ज्यादा रखता है।
ये परीक्षा का पूरा खर्चा आप लोगों से निकालते हैं, ये श्योर है। गवर्नमेंट एग्जाम होता है फीस बहुत कम होती है, बट कॉर्पोरेशन या पब्लिक सेक्टर जब भी एग्जाम कराते हैं तो इनकी फीस थोड़ी सी हाई फाई रहती है। तो इस बार जो फीस इन्होंने रखी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए तो वो 1000 रुपीज है। एससी और एसटी के लिए 700 है, और जो हमारे दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 10 रुपीज जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ठीक है, तो देखा जाए तो फीस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत सारे मोड दिए गए हैं। आप फीस को नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा और क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी आप जो है कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे जो आपको सेलेक्ट करना है वो एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से होगा। ठीक है, और आपका जो पेमेंट गेटवे होगा वो आपके एप्लीकेशन के 24 आवर्स के बाद में, मतलब जैसे कि आज आपने 2 बजे किया है अप्लाई, ठीक है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है 2 बजे, तो कल की डेट में 2 बजे के बाद में आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप फीस जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक है, बैंक के अपने को चार्जेस होंगे, वो आपको एडिशनल, इस फीस के एडिशनल पे करने होंगे, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सपोज करिए कि बैंक जो है वो 15 रुपीज या 20 रुपीज अगर वो एडिशनल चार्ज कर रहा है तो आपको 1000 प्लस दैट मच अमाउंट वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि पेपर जो है वो किस तरह से होगा। तो पेपर ये इस बार करा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। तो सीबीटी हम लोगों को पता होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद में जो चयन प्रक्रिया है, मतलब जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, तो सिलेक्शन के प्रोसीजर में ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, और इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि मिनिमम जो नंबर होना चाहिए, मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए, वो आप देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मिनिमम 28% लाना अनिवार्य है, और जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे उन्हें 33% नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब कट ऑफ का तो है ही, होगा ही सीन, जो भी होगा कट ऑफ जैसा आएगा, बट आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 28 मार्क्स आपको परसेंट आपको लाना है अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और अगर आप बिलोंग कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी को या ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो 33% जो है वो आपको नंबर लाने होंगे, पासिंग क्राइटेरिया है। इसके बाद में ही आपका जो कट ऑफ वगैरह की लिस्ट में आप आओगे। ठीक है, इसके बाद में जो एग्जाम है, एग्जाम के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस किस तरह से होगा। एक बार हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम सेंटर्स हैं, बहुत सारे यूपी के बहुत सारे जिले हैं जहां पर इन्होंने एग्जाम सेंटर्स रखे हैं। आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और नोएडा शहर, इन जगहों पर पेपर होगा। तो बहुत सारा है, आप लोग क्या नहीं स्टार्टिंग से ही, जैसे कि मैं अभी आपको डेट्स के बारे में बताऊंगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है ये एप्लीकेशन, तो आप लोग स्टार्टिंग के फेज में ही अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपका जहां पर भी आप लोकेट कर रहे हो आपको नियर बाई सेंटर मिलने में आसानी होगी। आप लोग क्या करते हो, लास्ट डेट का इंतजार करते हो, लास्ट डेट में इतना ज्यादा कंजक्शन हो जाता है, जो इंटरनेट पे होता है, सर्वर पे इतना ज्यादा लोड हो जाता है कि आपका फॉर्म भी प्रॉपरली सबमिट नहीं हो पाता है, कभी कभी आपको बहुत डिले हो जाता है, आप उसमें परेशान होते हैं। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो यही सजेस्ट करूंगा कि अपना जो भी एग्जाम फॉर्म है वो आप इनिशियल डेट्स में ही अप्लाई करिए, इससे आपको एग्जाम सेंटर जो है वो आपके मनपसंद का मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि देखिए एग्जाम सेंटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सपोज करिए कि मैं लखनऊ में हूं और मेरा एग्जाम सेंटर नोएडा में है, ठीक है, अब मेरे लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट तो ये भी बन जाता है कि मेरे को एग्जाम देने नोएडा जाना है, मुझे उसके लिए रिजर्वेशन कराना है, या मैं बाई बस जाऊंगा, वहां पर रुकने की व्यवस्था है या नहीं है। लेकिन अगर मेरा सेंटर लखनऊ में ही है तो मैं सुबह अपने घर पे आराम से उठूंगा, नहाऊंगा, घूमूंगा, चाय पीऊंगा, ठीक है, और एक प्रॉपर टाइम पे मैं घर से निकल जाऊंगा एग्जाम देने के लिए। तो बहुत ज्यादा हर्डल्स नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा इफ एंड वर्क नहीं है आपके पास में। अगर आपको एग्जाम देने कहीं बाहर शहर जाना होता है तो आपको एक बार सोचना पड़ता है कि क्या
आपने देखा भी होगा, कई बार आप अपने शहर में एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें एग्जाम देने दिल्ली जाना है या लखनऊ जाना है। सपोज करिए कि गोरखपुर का बच्चा है, उसको एग्जाम देने लखनऊ आना है, तो वो एक बार सोच रहा है कि उसको लखनऊ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन, वो अपनी प्रिपरेशन को कोरिलेट करके देख लेता है। लेकिन अगर आप लखनऊ के हैं, लखनऊ में आपका सेंटर है, आपकी तैयारी कैसी भी होती है, आप एक बार पेपर जरूर देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरा सजेशन हमेशा उनके लिए रहता है, जो भी पेपर जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, आपको उन पेपर्स का एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो एप्लीकेशन है वो कैसे होगा हम लोगों का। तो इसमें जो ओपनिंग डेट है, जब से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 10th ऑफ अप्रैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 10th ऑफ अप्रैल से जो है वो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और ये क्लोज होंगे 5th ऑफ मई तक। मतलब तकरीबन 25 डेज आपको एप्लीकेशन के लिए दिया गया है, तो लंबा टाइम स्पैन है। बट मैंने अभी अभी आपको सजेस्ट किया है कि आप इनिशियल डेज में अगर फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको अपनी पसंद का टेस्ट सेंटर भी मिल जाता है। ठीक है, 5 मई तक है और आप फीस जो जमा कर सकते हैं वो 7 मई तक जमा कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग 5 मई को फॉर्म भरेंगे मतलब लास्ट डेट में, तो उनका जो पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होगा वो 6 मई को एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसलिए जो आपका कॉर्पोरेशन है, निगम है, उसने आपको 7 मई तक का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, एक बार हम लोग बात करेंगे आगे एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम होना है इस बार। तो एग्जाम जनरली आप देखिए, अगर आपने कभी यूपीपीसीएल का पेपर दिया हुआ है तो उसी पेपर पैटर्न पर ये लोग भी पेपर लेने वाले हैं। टोटल जो है 200 क्वेश्चंस देने वाले हैं। 200 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस जो है वो टेक्निकल से होंगे, 50 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल से होंगे। 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें एक हिंदी रहता है, बेसिक हिंदी जो है, यूपी का कोई भी वैकेंसी होता है तो हिंदी जरूर लेते हैं ये लोग, हिंदी का एग्जाम जरूर लेते हैं। उसके बाद में जो दूसरा है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में और जनरल स्टडीज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरल स्टडीज में क्या पढ़ना है और जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है। तो देखिए, जनरल नॉलेज का मतलब ये है कि जनरल नॉलेज मतलब जो एक आम व्यक्ति को जिन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आप थारो सब्जेक्ट नहीं जाना है आपको। जैसे सपोज करिए कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बात जानना है, तो इकोनॉमिक्स में हमें बहुत डिटेल टर्म्स नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। बट एक आम आदमी की इकोनॉमिक्स को लेकर जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज हमें लेनी है। जैसे हमें पॉलिटी के बारे में पढ़ना है तो हमें पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। कुछ लोग इसको रिलेट कर देते हैं कि ये जनरल स्टडीज है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हम इतिहास के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा इतिहास नहीं डिटेल वे में पढ़ना है। हमें उतना इतिहास पढ़ना है कि जितना एक सामान्य व्यक्ति को आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, है ना। भूगोल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, और इस तरह से जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस जो है। इसी तरह से साइंस में भी है। जनरल साइंस में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कि लाइफ साइंस है, उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जनरल चीजें जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए वो चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है और थोड़ा सा आपको यूपी स्टेट से रिलेटेड, क्योंकि यूपी स्टेट का एग्जाम है तो इसलिए यूपी स्टेट से रिलेटेड चीजें भी आपको पढ़ के जानी चाहिए। ठीक है, और थर्ड जो है वो रीजनिंग है। तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स पर आपको पढ़ना है, अच्छा आपको तैयारी करके जाना है। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अगर मैं पर्सनली आपसे बात करता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसीज काफी समय के बाद आई हैं। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो लगभग खो सा गया है इंजीनियरिंग की ब्रांचेज में, है ना। कहीं भी गवर्नमेंट में वैकेंसीज नहीं दिखाई देती हैं, बट यहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं, उनके अगेंस्ट अप्लाई किया जा सकता है।
और आप तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मैं लखनऊ में यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग है, वहां पर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं और हमारा इंस्टीट्यूट भी यूपी आर्मिनल को लेकर एक क्रैश कोर्स प्लान कर रहा है। उस क्रैश कोर्स की जानकारी के लिए आप जो है हमारे फेसबुक पेज पर निश्चित तौर पर आप उसको विजिट करते रहिए। हम डिटेल इंफॉर्मेशन अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों को देंगे और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बने रह सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करूंगा, अपनी पूरी टीम के साथ आऊंगा और उस टीम के साथ में मैं आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन ब्रांचेस में जो जो सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का क्या स्ट्रैटेजी होगा और एज ए कोचिंग हम लोग किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आऊंगा और एक राउंड टेबल हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर सिलेबस को लेकर, टेक्निकल सिलेबस को लेकर कि किस तरह से पढ़ाई की जाए और किस तरह से हम लोग इसको करें। फॉर्म भरते समय आप निश्चित तौर पर जो भी चीजें हैं उन्हें, ऑनलाइन फॉर्म है तो फॉर्म भरते समय सारी इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखिए, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना सिग्नेचर और जो भी फोटोग्राफ है किस साइज में चाहिए, किस डीपीआई की होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप एक बार डिटेल्ड नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे और वहां से आप देखकर उसको प्रिपेयर करके रखेंगे और तब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग भी एग्जाम में इस बार अपीयर होने वाले हैं, उनको अपनी तरफ से एडवांस में ही मैं बेस्ट विशेष अपनी दे रहा हूं और लग के तैयारी करिए। यूपी का एग्जाम है, बहुत से बच्चे हैं जो यूपी से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन मैं स्पेशली गर्ल्स को कहना चाहूंगा, रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, दोनों ही तरह से रिजर्वेशन है आपका। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।